हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टीचर जाओ नए आए हुए सभी डिसेबल्स को एक टास्क देती है जिसमें उन सभी को एक मोस्टर को हंट करना था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम ली को मार्केट में घूमते हुए देखते हैं। और ली मार्केट में घूमते हुए अभी भी टीचर जाओ की कही हुई बातों को याद कर रहा था, जहाँ टीचर जाओ ने उन्हें बताया था कि टियानफेंग एकेडमी के पीछे वाले माउंटेन्स में मौजूद उस खतरनाक मोस्टर को उन्हें किसी भी हालत में खत्म करना था। और ये सारी बातें याद करते हुए ली खुद से ही कहता है, मुझे लगता है गॉड मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही अचानक ही मैं एक अमीर पर्सन बन गया और अब मुझे उस मोस्टर को हंट करने का मौका मिला है। मुझे लगता है गॉड भी यही चाहते हैं कि मैं 3 मंथ के अंदर अंदर टियानफेंग एकेडमी का नंबर 1 जीनियस बन जाऊं। पर अब मुझे खुद से और ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि मैं और ज्यादा इन एनर्जीज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। अगर मैं लगातार इन एनर्जीज को कंज्यूम करता रहा तो ये मेरी बॉडी की इनर पावर को ही डैमेज करना शुरू कर देंगे। और ली अभी ये सब सोचते हुए मार्केट में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ पे वी हाउ पीछे से ली को आवाज देता है। और वी हाउ ली से अपना बदला लेने के लिए बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल के अपने को साथियों को भी साथ ले आया था। और ली वी हाउ को वहाँ देखकर उससे कहता है, वी हाउ तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ ये लोग कौन है? जिसपे उनमें से एक लड़का आगे आते हुए कहता है, हम सभी सेकंड एडवांस क्लास के डिसाइबल्स हैं और हम सभी तुम्हारी तरह पिल्स खाकर बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल पे नहीं पहुंचे, बल्कि हम सभी लोग रियल में बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल पे हैं। और ये कहकर वो लड़का ली पे गुस्सा करते हुए उससे कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वी हाउ को बुली करने की? आज हम लोग तुम्हें बताते हैं कि रियल में बुली करना किसे कहते हैं। और ये कहकर वो सभी लड़के ली को सबक सिखाने के लिए ली की तरफ बढ़ने लगे थे, जो देखकर वी हाउ स्माइल करते हुए ली से कहता है, अब मैं देखता हूँ तुम एक साथ 4 बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल के कल्टीवेटर्स के साथ कैसे फाइट करते हो। और तभी उनमें से एक लड़का अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करते हुए काफी तेजी से ली की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर ली ने भी अपने पिता से मिली हुई हेमली फायर बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था। और जैसे ही वो लड़का आगे आकर ली को एक पंच मारने की कोशिश करता है तो ली ने उसके पंच को रोकते हुए उसे एक किक मार दी थी, जिसकी वजह से वो लड़का उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था। ये देखकर उसके बाकी दोनों साथी भी अपनी अपनी सोड को बाहर निकाल कर काफी गुस्से से ली के ऊपर अटैक्स करने लगे थे, लेकिन ली ने काफी आसानी से उन दोनों के अटैक्स को डॉज करते हुए उन्हें भी बुरी तरह से मार के हरा दिया था। जो देखकर तो वी हाउ के होश ही उड़ गए थे और वो हैरान होते हुए ली से कहता है, तुमने जस्ट अभी अभी तो बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल में ब्रेक थ्रू किया था, तो फिर तुमने अपनी तरह सेम लेवल वाले कल्टीवेटर्स को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? और ये कहकर वी हाउ डर के मारे वहाँ से पीछे हटने लगा था, जिसपे ली भी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, क्योंकि मैं जीनियस हूँ इसलिए मेरी बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल और इनके बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ये कहकर ली खुश होते हुए अपने मन में कहता है, फादर की दी हुई हेमली बॉडी तो वाकई काफी ज्यादा पावरफुल है। और जैसे ही ली वी हाउ के पास पहुंचता है तो वी हाउ ली के सामने झुककर उससे माफी मांगते हुए कहता है, मास्टर ली प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा करने की कभी हिम्मत नहीं करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हारा क्लासमेट हुआ करता था ना, बस एक बार और मेरी जान बख्श दो, उसके बाद मैं दोबारा तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। जिसपे ली उससे कहता है, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे सामने खड़ा अब ये जीनियस पर्सन वो पहले वाला कमजोर पर्सन नहीं रहा जिसे तुम हमेशा तंग किया करते थे, और अब आखिरी बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम शायद मैं ऐसा ना कर पाऊँ। ली की ये बात सुनकर वी हाउ अपने साथियों के साथ वहाँ से एक ही झटके में भाग गया था। और उनको इस तरह से भागते हुए देखकर ली खुद से ही कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब ये लोग दोबारा कभी मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचेंगे भी, लेकिन मुझे फ्यूचर में आने वाली मुसीबतों के लिए पहले से ही खुद को रेडी करना होगा। तो इसलिए अब मुझे अपनी प्रैक्टिस की स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि अब मेरी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल नहीं रही। अब मेरी जिंदगी की कुछ गोल्स हैं जिन्हें मुझे हर हाल में पूरा करना ही होगा, उसके बाद ही मैं अपनी ये अमेजिंग जर्नी कंटिन्यू कर पाऊंगा। और ये कहते हुए ली पवेलियन हाउस की तरफ निकल गया था ताकि वो वहाँ से उस मोस्टर को हंट करने के लिए कुछ टाइल्स खरीद सके। उसके बाद हमें पवेलियन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैनेजर रोंग अपने एक सर्वेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। और तभी वहाँ पे ली के आने की अनाउंसमेंट की जाती है। और ली को वहाँ देखकर मैनेजर रोंग इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगी थी, जो देखकर ली भी थोड़ा शौक होते हुए कहता है, मैनेजर रोंग क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? जिसपे मैनेजर रोंग ली के साथ चिपकते हुए उससे कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस यहाँ पे दोबारा आपके आने का वेट कर रही थी। ये देखकर ली मैनेजर रोंग का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए उससे कहता है, अपनी ये हरकतें बंद करो, आज मैं यहाँ पे 2 चीजें खरीदने के लिए आया हूँ, फर्स्ट ज्ञानकुंड बैग और सेकंड हाई ग्रेड के तलिस्मैन्स, और मुझे ये दोनों चीजें हर हाल में चाहिए, और तुम जितनी चाहो मैं इनकी कीमत देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। लेकिन ये बात सुनकर मैनेजर रोंग को सोचते हुए कहती है, आपने कहा आपको एक ज्ञानकुंड बैग और कुछ हाई ग्रेड के तलिस्मैन्स चाहिए। ज्ञानकुंड बैग का नाम सुनकर वहाँ आसपास के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, और उनमें से एक पर्सन हैरान होते हुए कहता है, क्या इसने अभी अभी ज्ञानकुंड बैग का नाम लिया? जिसपे एक दूसरा पर्सन कहता है, हाँ बिल्कुल, और ज्ञानकुंड बैग तो एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है जिसकी कीमत तो एक प्राइम लोकेशन में मौजूद विला से भी कहीं ज्यादा है। वही मैनेजर रोंग को इस तरह से सोचते हुए देखकर ली उससे कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हारे इतने बड़े पवेलियन हाउस के पास ये 2 नॉर्मल सी चीजें भी नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों चीजों को खरीदने के लिए किसी और पवेलियन हाउस में चला जाता हूँ। और ये कहकर ली वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मैनेजर रोंग उसे रोकते हुए कहती है, मास्टर ली आप फिक्र न करें, हमारे पास ये दोनों चीजें मौजूद है। जिसपे ली उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे कहता है, तो फिर जल्दी से उन दोनों चीजों को मंगवाओ यहाँ पे। ली की ये बात सुनकर मैनेजर रोंग ली
ली को वहाँ पे रुकने का कहकर खुद वो दोनों ट्रायल्स लेने के लिए चली गई थी। जो देखकर वहाँ पे खड़ा वही पर्सन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये मास्टर ली कौन है, मैंने आज से पहले तो इसके बारे में कभी नहीं सुना, और क्या ये इतना वीर है कि ये मैनेजर रोंग से भी इस तरह से बिहेव कर रहा है। हालांकि मैनेजर रोंग तो किसी को भी अपने सामने सर उठाकर भी बात नहीं करने देती, जिसपे वो दूसरा पर्सन कहता है मैं नहीं जानता कि रियल में ये मास्टर ली कौन है, लेकिन इसको देखकर मुझे इतना तो पता चल गया है कि ये कहीं से भी एक नॉर्मल पर्सन नहीं लग रहा। मुझे लगता है जरूर ये सिटी के मास्टर का सन इन लॉ है, इसी वजह से मैनेजर रोंग इसे इतनी ज्यादा इज्जत दे रही है। और थोड़ी देर में मैनेजर रोंग ली के बताए हुए दोनों ट्रायल्स को लेकर वहाँ आ गई थी, और वो वहाँ आते हुए ली से कहती है मास्टर ली, हमारा पवेलियन हाउस टियानफेंग सिटी का सबसे बड़ा पवेलियन हाउस है और यहाँ पे आपको हर चीज मिल जाएगी। और ये कहकर वो दो क्यानकुन बैग्स को आगे करते हुए कहती है कि हमारी इन्वेंट्री में सिर्फ यही दोनों क्यानकुन बैग्स मौजूद थे। और ये कहकर मैनेजर रोंग एक रेड वाले बैग को आगे करते हुए ली को बताती है कि ये एडवांस क्यानकुन बैग है जिसकी स्पेस 3 क्यूबिक मीटर्स है और इसकी प्राइस 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स है। और ये कहकर मैनेजर रोंग ली को दूसरे स्पेस बैग के बारे में बताती उससे पहले ही ली उससे कहता नहीं मुझे ये पहले वाला ही चाहिए। ये देखकर तो वहाँ पे खड़े लोगों को एक बार फिर से झटका लगता है और वापस में बातें करते हुए कहते हैं कि क्या सभी रिच पर्सन ऐसे ही होते हैं कि वो किसी भी ट्रायर को बिना कुछ सोचे समझे खरीद लेते हैं। जिसपे वो दूसरा पर्सन कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसने 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स तो वैसे खर्च कर दिए जैसे ये इसके लिए बस आंख चिपकने के बराबर हो। और तभी मैनेजर रोंग अपनी एक सर्वेंट को इशारा करती है जो हाई ग्रेड के मैजिकल तलिस्मैन को लेकर आगे आती है। और मैनेजर रोंग सबसे पहले उनमें से ब्लू तलिस्मैन को बाहर निकालते हुए ली को बताती है कि ये डिफेंसिव तलिस्मैन है जिसकी मदद से आप पावर से पावरफुल अटैक को भी आसानी से रोक सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल तक के अटैक्स को ही रोक सकता है, क्योंकि अगर किसी अटैक की पावर बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल से ज्यादा हुई तो ये तलिस्मैन ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। और मैनेजर रोंग ग्रीन तलिस्मैन ली को दिखाते हुए कहती है कि ये हीलिंग तलिस्मैन है जिसकी मदद से आप अपनी बड़ी से बड़ी इंजरी को भी आसानी से हील कर सकते हैं। और लास्ट में वो रेड तलिस्मैन दिखाते हुए कहती है कि ये अटैकिंग तलिस्मैन है। उन सभी तलिस्मैन्स को देखकर ली बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। तभी मैनेजर रोंग उससे पूछती है कि मास्टर ली आप इनमें से कौन से तलिस्मैन को बाय करना चाहते हैं। जिस पे ली मैनेजर रोंग को अपना हेवनली कार्ड दिखाते हुए उससे कहता है कि मैं ये सभी तलिस्मैन्स बाय करना चाहता हूँ। अब ली की ये बात सुनकर तो वहाँ पे खड़े लोगों के साथ साथ मैनेजर रोंग खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और उसी के साथ वो ली के हेवनली कार्ड को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हो गई थी। जिसके बाद ली ने उन सभी तलिस्मैन्स को उठाते हुए अपना हेवनली कार्ड उस सर्वेंट की ट्रे में रख दिया था। और सब कुछ खरीदने के बाद ली मैनेजर रोंग से कहता है मैं तुम्हें एक बात तो बतानी भूल ही गया, तुम इससे अपने लिए 5000 स्पिरिट स्टोन्स की टिप भी रख सकती हो। अब टिप का नाम सुनकर तो मैनेजर रोंग और भी ज्यादा खुश हो गई थी और वो ली का शुक्रिया अदा करके वहाँ ली के कार्ड से पेमेंट लेने के लिए चली गई थी। वही ली उन तलिस्मैन्स को देखते हुए कहता है कि आखिर इन्हें यूज कैसे करते हैं, क्या इनके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करना पड़ता है। और ये कहकर ली एक ग्रीन तलिस्मैन को बाहर निकालकर उसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करता है। और ऐसा होते ही उस ग्रीन तलिस्मैन की हीलिंग पावर ली की बॉडी के अंदर जाने लगी थी। और ली को इस तरह से तलिस्मैन का यूज करते हुए देखकर मैनेजर रोंग के तो होश ही उड़ गए थे। वहीं ग्रीन तलिस्मैन यूज करने की वजह से अब ली को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। जो देखकर वहाँ पे खड़ा एक पर्सन हैरान होते हुए कहता है कि इस एक स्पिरिचुअल तलिस्मैन की कीमत 4000 स्पिरिट कॉइन्स है, जो कि एक एकेडमी के बच्चे की 2 सालों की फीस के बराबर है। लेकिन इस पर्सन ने बस इसको चेक करने के लिए ऐसे ही यूज कर लिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ये पर्सन कितना अमीर है। वही ली उस तलिस्मैन के इफेक्ट की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो खुश होते हुए कहता है इस तलिस्मैन का इफेक्ट तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके बाद ली रेड तलिस्मैन को बाहर निकाल कर मैनेजर रोंग से कहता है तुम इस तलिस्मैन की पावर को एक्टिवेट करके मुझ पे अटैक करो, क्योंकि मैं डिफेंसिव तलिस्मैन को ट्राई करना चाहता हूँ। ली की ये बात सुनकर उन सभी को एक बार फिर से झटका लगता है। आज ली तो उन सभी को एक के बाद एक झटके दिए जा रहा था, लेकिन ली की ये बात सुनकर मैनेजर रोंग उसे मना करते हुए कहती है मास्टर ली ये तलिस्मैन बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसलिए आप इस बारे में दोबारा सोच लें कि क्या वाकई आप ऐसा करना चाहते हैं। जिस पे ली गुस्से से उसे कहता है मैंने तुमसे जो कहा है बस चुपचाप वही करो। और ये कहकर ली ने वो रेड तलिस्मैन मैनेजर रोंग की तरफ बढ़ा दिया था, लेकिन मैनेजर रोंग तो अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। लेकिन ली के मजबूर करने के बाद मैनेजर रोंग भी उस रेड तलिस्मैन के अंदर अपने स्पेशल पावर को इंजेक्ट करती है और उसके बाद मैनेजर रोंग ने उस रेड तलिस्मैन की मदद से ली के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का इनिशियल स्टेज का कल्टीवेटर भी नहीं संभाल पाता। और अपनी तरफ आते हुए उस अटैक को देखकर ली ने भी ब्लू तलिस्मैन का यूज करते हुए अपने सामने एक आइस शील्ड लगा दी थी, लेकिन वो आइस शील्ड भी ज्यादा देर उस अटैक को नहीं रोक पाती और थोड़ी देर में वो शील्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसके बाद ली ने उस रेड तलिस्मैन के अटैक को किसी तरह से रोकते हुए उसे एक पिलर की तरफ मोड़ दिया था। और इस समय मैनेजर रोंग बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अगर ली को कुछ हो जाता तो उसका तो पूरा पवेलियन हाउस ही बर्बाद हो जाता। लेकिन ली ने उसी वक्त अपनी होशियारी दिखाते हुए उस अटैक को एक पिलर की तरफ मोड़ दिया था, जिसकी वजह से उस पिलर में भी क्रैक्स आ गए थे। और इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर ली खुश होते हुए कहता है इस रेड तलिस्मैन का अटैक तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब मुझे उम्मीद है कि इस रेड तलिस्मैन की मदद से मैं उस मॉन्स्टर को आसानी से हंट कर पाऊंगा। और ये कहकर ली मैनेजर रोंग के पास जाते हुए उससे कहता है मैनेजर रोंग आप थक गई होंगी, इसलिए आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें और उसी के साथ आपके पवेलियन हाउस को जो नुकसान हुआ है उसके लिए आप मेरे हेवनली कार्ड से 2000 स्पिरिट कॉइन्स और रख सकती हैं। और उसी के साथ आप इस तरह के
और ज्यादा तलिस्मैन्स ले आए, क्योंकि मैं इस तरह के तलिस्मैन्स को और ज्यादा बाय करना चाहता हूँ। और वहाँ पे सभी को हैरान छोड़कर ली वहाँ से चला गया था। अगले सीन में हम दोबारा ली को मार्केट के अंदर देखते हैं, जहाँ अब बस शाम होने ही वाली थी। और ये देखकर ली कहता है मुझे पवेलियन हाउस में तो कुछ ज्यादा ही देर लग गई। और ये कहकर ली अपने तीनों तलिस्मैन्स को बाहर निकालते हुए कहता है सूरज अभी तक पूरी तरह से नहीं डूबा, तो क्यों न मैं इस मौके का फायदा उठाऊं। लेकिन पहले चलकर मुझे एक बार फिर से अपने आर्मर को देख लेना चाहिए। मैं फुली आर्म होकर ही उस मोस्टर का हंट करने के लिए जाऊंगा। और इसी के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।